आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस इंसान की। टॉपिक तो वैसे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी है, लेकिन इस इंसान ने जर्मनी को एक किया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट घटना जिसने वर्ल्ड वॉर वन को भी जन्म दिया, फिर वर्ल्ड वॉर टू को, मतलब पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, वो था 1871 में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। समझ रहे हैं? तो आज हम इस टॉपिक को देखेंगे और इनका नाम है ऑटो वॉन बिस्मार्क। आपको नाम पता ही होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी ऑटो वॉन बिस्मार्क ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भारत को एक किया, इन्होंने भी जर्मनी को एक किया। तो कमाल की कहानी है, हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी लेक्चर 5 है वर्ल्ड हिस्ट्री का। मैं बहुत ही सीक्वेंशियली चल रहा हूँ, सीक्वेंस से चल रहा हूँ। आई होप आप वर्ल्ड हिस्ट्री के लेक्चर देख रहे होंगे। दोस्तों, अगर आपको इन लेक्चर से फायदा मिल रहा है तो प्लीज, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। 1 सेकंड लगेगा आपको सब्सक्राइब करने में, लेकिन जब हमको दिखता है कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है और फिर हम और ज़्यादा मेहनत करते हैं लेक्चर्स लाने के लिए। तो आपको 1 सेकंड लगेगा और उसकी पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो ये आज का जर्मनी है। इमेज थोड़ी सी धुंधली है, आई एम सॉरी। ये आज का जर्मनी आप देख रहे हैं, ठीक है। अब तो जर्मनी पूरा यूनाइट है। एंजेला मर्कल काफ़ी टाइम से जर्मनी पे काबिज है, ठीक है। शायद 2005 से है वो। तो अब लेकिन जो अभी उनका टर्म है 2021 के बाद से, मतलब 2021 विल बी हर लास्ट टर्म। तो उन्होंने बोला कि 2021 के बाद मैं जर्मनी की चांसलर नहीं रहूंगी। चांसलर वहां की जो सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है, जो लीडर, उसको चांसलर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जर्मनी है, ठीक है। ये है जर्मनी की कैपिटल बर्लिन। आई होप आपको पता ही होगा। तो दोस्तों, ये तो आज का जर्मनी है, ठीक है। लेकिन उस समय का जर्मनी क्या था ये आप देख सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा लेट का मैप है, बट इसमें आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। देखिए, अगर हम जर्मनी की बात करें उस समय के जर्मनी की, लेकिन अभी अच्छा रुकिए, इस मैप पे मैं अभी 1 सेकेंड 5 मिनट बात आ रहा हूं। पहले हम देख लेते हैं कि जर्मनी कैसा था और जर्मनी क्यों था ऐसा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो नेपोलियन जो था, नेपोलियन के बारे में मैंने 2 लेक्चर लिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन, फिर राइज एंड फॉल ऑफ नेपोलियन। वर्ल्ड हिस्ट्री के जो पिछले 4 लेक्चर है, सबसे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की देखा, दूसरे में हमने अमेरिकन रेवोल्यूशन देखा, तीसरे में हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन देखा, चौथे में, मतलब इससे पहले में, राइज एंड फॉल ऑफ नेपोलियन। तो नेपोलियन के बारे में मैंने आपको सब बताया। आई होप आपको क्लियर होगा। देखिए, नेपोलियन ने यूरोप के काफी देशों पे कब्जा किया, ठीक है। काफी टेरिटरीज उसके पास आई। 1815 में नेपोलियन हार गया बैटल ऑफ वाटरलू में। नेपोलियन जब हारा तो वियना कांग्रेस बुलाई गई, मतलब सबको बुलाया गया। नेपोलियन ने, आपको पता ही है कि कॉन्फेडरेशन ऑफ द राइन बनाया था। ये आपको देख रहे हैं ना, ये कॉन्फेडरेशन, ये राइन जो है ना, राइन नदी, ये बेसिकली ये राइन वाला एरिया, ये एक तरीके से एक्सटेंट है फ्रेंच एम्पायर की टेरिटरी का। ट्रीटी ऑफ कैंपो फॉर्मियो में ये था, ठीक है। सब मैंने कवर किया है। तो जर्मनी जो है, इससे पहले बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइड था, है ना। जर्मनी में लगभग लगभग 300 छोटे छोटे क्षेत्र थे, छोटे छोटे एरियाज थे। अब नेपोलियन ने क्या किया, 300 से इसको कर दिया 39। ये कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन बना के इसने 300 से 39 कर दिया। और यही इसने इटली के साथ किया। अब इटली की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ इटली साथ साथ हुए हैं, ठीक है। तो जरा जरा बहुत ध्यान से ये लेक्चर सुनिएगा। तो नेपोलियन ने इसको 39 में कर दिया जब ये कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन, ठीक है, ये कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन बनाया ना, तो 39 छोटे छोटे स्टेट्स में जर्मनी को डिवाइड कर दिया। समझ गए? अब 1815 में हार गया नेपोलियन। तो नेपोलियन जब हारा, वियना कांग्रेस में इस कॉन्फेडरेशन ऑफ द राइन को हटा दिया और इसी को बोल दिया जर्मन कॉन्फेडरेशन बोला जाएगा। खाली नाम बदल दिया, क्योंकि भैया नेपोलियन का कुछ भी नहीं चाहते थे यहां पे, तो सिर्फ नाम बदल दिया। यही कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन को जर्मन कॉन्फेडरेशन बोला गया। मतलब 39 स्टेट्स में ही रहेगा, बस इसको जर्मन कॉन्फेडरेशन। ये 1812 तक का मैप है, ठीक है, 1812 का मैप है। तो यही कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन को जर्मन कॉन्फेडरेशन बोला गया। यह चीज आपको समझ में आई? यानी कि जर्मनी पहले 300 में था, लेकिन जब नेपोलियन ने कब्जा करना शुरू किया तो 300 से 39 में उसको कर दिया। अब ये क्या है? ये उस समय के जर्मनी के हालात हैं। आपको दो चीजें समझनी है। कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन, यानी कि जर्मन कॉन्फेडरेशन के ऊपर और नीचे 2 बड़े एम्पायर थे, ठीक है। हम उस समय 4 बहुत बड़े एम्पायर की बात करेंगे। एक था आपका ऑस्ट्रिया हंगरी किंगडम, समझ रहे हैं, ये एक था, है ना। दूसरा था आपका फ्रेंच एम्पायर, जो कि नेपोलियन के समय बहुत बड़ा हो गया था। तीसरा था आपका ये माइटी रशियन एम्पायर, आप देख सकते हैं ना कितना बड़ा है। और चौथा आपका ये यूनाइटेड किंगडम। ये 4 बहुत बड़े एम्पायर थे।
ऑस्ट्रिया हंगरी से पंगा कोई ले नहीं सकता था, काफी ताकतवर था। समझिए, मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूं। ये है आपका कन्फेडरेशन ऑफ राइन। इसमें जर्मनी जो है, ये देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, ये मैप थोड़ा सा ओल्ड है, ठीक है, 1884 का मैप है। तो यहां पे आपको कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन बेसिकली नहीं मिलेगा, ठीक है, 1871 का। यहां पे आपको जर्मनी ही मिलेगा। एनीवे, मैं आपको सिर्फ समझा देता हूं इस मैप के जरिए। तो ऊपर जो है, ये ऊपर है प्रूसियन एम्पायर। ये जो जर्मनी है ना, जर्मनी जो छोटे छोटे स्टेट में डिवाइड है, ऊपर है प्रूसियन एम्पायर और नीचे है आपका ऑस्ट्रियो हंगरी, और बीच में जर्मनी के छोटे छोटे स्टेट्स हैं। समझ रहे हैं? तो नॉर्थ में आपका प्रूसियन एम्पायर है और साउथ में आपका ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर है। अभी तो ऑस्ट्रिया और हंगरी अलग है, लेकिन पहले एक थे, ऑस्ट्रिया हंगरी एक थे। समझ रहे हैं? चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऑस्ट्रिया हंगरी को कौन से ईयर में डिसॉल्व किया, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो ऐसा है कि प्रूसियन एम्पायर बहुत ताकतवर, बहुत बड़ा, और ऑस्ट्रियो हंगरी उससे ज्यादा बड़ा और ज्यादा ताकतवर, बहुत बड़े, दोनों बहुत बड़े। प्रूसियन एम्पायर में चलता था प्रोटेस्टेंट्स, यहां पे प्रोटेस्टेंटिज्म था, प्रोटेस्टेंट यहां पे ज्यादा थे। ऑस्ट्रियो हंगरी में थे कैथोलिक्स, और यहीं पे फिर से ये धर्म का झगड़ा अगेन, इट्स ऑल अबाउट प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक। समझ गए? जो भी प्रोटेस्टेंट नेशन है वो सपोर्ट करेंगे प्रोटेस्टेंट्स को, और जो कैथोलिक्स नेशन है वो सपोर्ट करेंगे कैथोलिक्स को। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, बहुत ही बैकग्राउंड में बहुत अच्छे तरीके से कवर कर रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, ये बार बार यूज होगा। यही पूरा झगड़ा है, धर्म के नाम पे ही पूरा युद्ध हुआ है, ठीक है। तो ये है प्रोटेस्टेंट, प्रूसियन एम्पायर। प्रोटेस्टेंट थोड़े लिबरल्स होते हैं, आपको पता ही है। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स में फर्क मैंने बताया है, ठीक है। बेसिक टीचिंग्स ऑफ बाइबल, ये प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक्स भी यही करते हैं, बट कैथोलिक्स पोप को ज्यादा मानते हैं, है ना। लेकिन प्रोटेस्टेंट ऐसा नहीं मानते हैं, वो बोलते हैं लिविंग बींग्स को हमको मानना नहीं है। ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। तो प्रोटेस्टेंट नाम ही है ना प्रोटेस्टेंट, ये कैथोलिक्स को प्रोटेस्ट कर करके प्रोटेस्टेंट बने बेसिकली। तो प्रूसियन एम्पायर जो था वो थोड़ा सा लिबरल था, है ना। अब लिबरल आपको पता ही है कि लिबरल था, तो इन्होंने, इनकी थोड़ी कैपिटलिस्टिक आइडिया थे। यहां पे जो लोग थे उनको ज्यादा फ्रीडम थी, यहां पे जो लोग थे वो अच्छी जिंदगी जी रहे थे। ऑस्ट्रिया हंगरी में भी जी रहे थे, लेकिन वहां पे लोगों के राइट्स कम थे। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रिया हंगरी थोड़ा कंजर्वेटिव था, ये थे कैथोलिक्स। समझ रहे? यहां पे कैथोलिक ज्यादा थे। अब देखिए, ऑस्ट्रिया हंगरी है कैथोलिक, फ्रेंच एम्पायर भी है कैथोलिक, और यूनाइटेड किंगडम है प्रोटेस्टेंट। खैर, यूनाइटेड किंगडम को भी आप छोड़िए, फ्रेंच एम्पायर पे ध्यान दीजिए। फ्रेंच एम्पायर है कैथोलिक, तो याद रखिएगा फ्रेंच एम्पायर सपोर्ट करेगा किसको? ऑस्ट्रिया हंगरी को। क्यों? क्योंकि फ्रांस भी कैथोलिक है, ऑस्ट्रिया हंगरी भी कैथोलिक है। तो प्रूसियन एम्पायर था प्रोटेस्टेंट और ऑस्ट्रिया हंगरी है कैथोलिक। ऑस्ट्रिया क्यों है? सिंस ऑस्ट्रिया हंगरी कैथोलिक है, तो ऑस्ट्रिया हंगरी है कंजर्वेटिव और प्रूसियन एम्पायर है लिबरल। ये चीज आप समझ में आए? बहुत बढ़िया। तो दोनों में बिल्कुल नहीं बनेगी, प्रूसियन वर्सेस ऑस्ट्रिया हंगरी में बननी है ही नहीं, ठीक है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, धर्म का यहां पे डिफरेंस है, समझ गए। अब दोस्तों क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया हंगरी और प्रूसियन एम्पायर आपस में भिड़े हुए थे, किसके लिए? जर्मनी के लिए। बीच में जो जर्मनी छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड था, उसके लिए दोनों आपस में भिड़ गए। कैसे भिड़ गए? जब 1815 में वियना कांग्रेस बुलाई गई, कांग्रेस ऑफ वियना, मैंने सब ब्लैक से अंडरलाइन कर दिया, कलर कोडिंग कर दी है ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो कांग्रेस ऑफ वियना बुलाई गई, तो यहां पे जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाया गया। अब जर्मन कॉन्फेडरेशन, अभी मैंने बताया ना जर्मन कॉन्फेडरेशन क्या था, यही ये वाला जो राइनलैंड था ना, ये वाला एरिया, इसी को जर्मन कॉन्फेडरेशन, ये आपके 300 से ये 39 में इसको कर दिया था नेपोलियन ने, और 39 तक ही रहा, ठीक है। जर्मन कॉन्फेडरेशन इसको बोल दिया गया। तो जर्मन कॉन्फेडरेशन जब बनाया गया, तो इसमें सवाल यह था, अभी मैंने आपको बताया कि यहां ये ऑस्ट्रिया हंगरी है, ये प्रूसियन है, और बीच में है जर्मन स्टेट। तो कौन रूल करेगा? प्रूसिया के पास रहेगा जर्मन स्टेट कि ऑस्ट्रिया हंगरी? ऑस्ट्रिया हंगरी ज्यादा ताकतवर था, ठीक है। सपोर्ट भी ऑस्ट्रिया हंगरी को ज्यादा था। क्यों? क्योंकि ज्यादातर कैथोलिक्स थे भैया, रशियन एम्पायर भी कैथोलिक था, हालांकि यहां पे क्रिश्चियनिटी में भी डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट है, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया हंगरी की बात करें तो भैया जितने भी कैथोलिक्स नेशन है ऑस्ट्रिया हंगरी को ही सपोर्ट करेंगे। एक्सटर्नल सपोर्ट बहुत ज्यादा था। तो इनको 1815 में ये जर्मन कॉन्फेडरेशन का कार्यभार किसको मिला? ऑस्ट्रिया हंगरी को। समझ गए? ये हुआ पहला पहलू, ये वियना कांग्रेस में बोला गया कि भैया जो जर्मन कॉन्फेडरेशन है वो उसको देखेगा ऑस्ट्रिया हंगरी। समझ गए? ऑस्ट्रियन एम्पायर, एक बहुत बढ़िया, वेरी गुड। प्रूसिया थोड़ा कंट्रोल कमजोर भी हो गया था। क्यों? क्योंकि नेपोलियन जब कब्जा करता था, जब अटैक करता था, बहुत ही ब्रूटल तरीके से करता था, सब कुछ खत्म कर देता, वो निस्तना नाबूद कर देता था, ठीक है। नेपोलियन का इंपैक्ट क्या हुआ ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। नेपोलियन का इंपैक्ट ये हुआ दोस्तों
इसमें भी हम आएंगे थोड़ी देर में, कि जब नेपोलियन ने कब्जा करना शुरू किया और नेपोलियन हारा, तब देखिए इटली का गार्जियन था नेपोलियन, ठीक है। इटली का गार्जियन, ट्रीटी ऑफ कैंपो फॉर्मियो याद है ना, इटली का गार्जियन किसको बना दिया था? फ्रांस को, ठीक है, नेपोलियन। तो जहां जहां, और ये कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन, यही जर्मन कॉन्फेडरेशन, इस ये भी कहने का मतलब ये है कि एक जो जर्मनी है, जर्मनी के जो छोटे छोटे किंगडम और इटली के छोटे छोटे किंगडम, ये नेपोलियन के पास आ गए थे, ठीक है, जब नेपोलियन ने कब्जा करना शुरू किया। तो जहां नेपोलियन ने कब्जा किया, बहुत खतरनाक तरीके से कब्जा करता था वो, लोगों को बिल्कुल खत्म कर देता था, खत्म इन द सेंस कि उनको बिल्कुल उनके राइट्स खत्म कर देता था और कब्जा कर लेता था। लोगों का मूड खराब होना शुरू हुआ। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां से नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भावना आई दोस्तों। नेशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी राष्ट्रवाद से आप यूनाइट रहते हैं। आज सोमालिया बटा हुआ है, आतंकवाद की अगर बात करें तो सोमालिया सबसे ज्यादा पीड़ित है, ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री, लेकिन सोमालिया में कुछ भी नहीं है। क्यों? एक फेल्ड स्टेट है वो। क्यों? क्योंकि वहां पे नेशनलिज्म नहीं है, अलग अलग ट्राइब्स अपने हिसाब से सोचती है, तो राष्ट्रवाद है ही नहीं वहां पे। तो नेशनलिज्म इंपॉर्टेंट है, और जब भी नेशनलिज्म आएगा तब हमेशा एक देश की मांग उठेगी, यूनिफिकेशन की मांग उठेगी। तो जब नेपोलियन ने कब्जा किया, तो नेपोलियन इतना खतरनाक तरीके से कब्जा करता था, तो जब नेपोलियन हारा, तब यहां के लोगों ने क्या कहना शुरू किया कि हमको अब एक हो जाना चाहिए, ताकि अगली बार जब बाहर से हमला हो, बाहरी ताकत हम पे हमला करे तो हम अपने आप को बचा सके, क्योंकि हम एक है, संगठन में शक्ति है, ठीक है, एकता में शक्ति है, समझ रहे हैं। यह नारा दिया गया कहां पे? जहां पे नेपोलियन ने कब्जा किया था, ये जर्मन कॉन्फेडरेशन में और इटली में। इटली की बात हम, इटली में भी सेम चीज हुई, इटली की बात हम अभी अगले लेक्चर में करेंगे, समझ रहे हैं। तो ये चीज, तो हम ये देख रहे हैं कि 1815 के बाद लोगों में राष्ट्रवाद जागा, ऊपर से रेनेसा पीरियड, प्रबोधन काल ऑलरेडी चल रहा था। लोग यहां पे जो फिलोसफर थे वो लोगों की चेतना को जगा रहे थे, वो बता रहे थे कि तुम्हारे पास कितने राइट्स है। वोल्टायर, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, ये सब ये प्रबोधन काल ही था ना, और यूरोप में तो यूरोप से ही शुरू हुआ, तो यूरोप में फैला ये। और इधर जर्मन कॉन्फेडरेशन में लोग बहुत ज्यादा प्रभावित थे, बहुत सारे फिलोसफर्स तो यहीं से ही थे, है कि नहीं? ये आप समझे कि नहीं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? प्रूसिया से थे बहुत सारे तो फिलोसफर्स, तो वही सोशोलॉजिस्ट, फिलोसफर, इनका भी असर जर्मनी पर बहुत पड़ा कि हां, हमको यूनाइट होना चाहिए, हमारे पास डेमोक्रेसी होनी चाहिए, हम बाहरी शक्ति के अधीन नहीं रहेंगे, हमको ज्यादा राइट्स देने चाहिए। और ऊपर से फ्रेंच रेवोल्यूशन का इफेक्ट तो अलग ही है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में डेमोक्रेसी के लिए वो रेवोल्यूशन आया, ये भी लोगों ने हाथों हाथ लिया। तो ये सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से जर्मन कॉन्फेडरेशन में ये बात उठने लगी, और प्रूसिया में भी ये बात उठने लगी कि जर्मनी को एक करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। अब ये देख लीजिए 1815 में प्रूसिया, ठीक है, 1815 से लेकर 1866 तक प्रूसिया देखिए कितना ज्यादा फैल गया है। ब्लू में, ये येलो में आपको दिख रहा है ना, अच्छा, इस मैप पे मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा, ठीक है। अभी यही मैप आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए, ठीक है, ये वाला मैप और ये वाला मैप, ओके। तो भैया ऊपर दो एम्पायर है, अभी तक हमने क्या देखा? ऊपर दो एम्पायर है, एक नॉर्थ में है प्रूसिया, साउथ में ऑस्ट्रिया, और बीच में है जर्मन कॉन्फेडरेशन। वियना कांग्रेस हुई, यही जर्मन मतलब ये कॉन्फेडरेशन ऑफ द राइन को जर्मन कॉन्फेडरेशन बना दिया गया। अब कहानी आगे बढ़ी, ठीक है। हम देखते हैं कि जर्मन कॉन्फेडरेशन में बहुत सारे स्टेट्स में, बहुत सारे राज्यों में रिवोल्ट होना शुरू हो गए। क्यों? देखिए, राजा था निरंकुश, हमको चाहिए संविधान। नेशनलिज्म की भावना मैंने भी आपको बताई थी, नेशनलिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रवाद बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों ने रिवोल्ट किए, पार्लियामेंट बुलाई गई, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बुलाई गई 1848 में। ऑस्ट्रिया हंगरी का ये जो रूल था ये भी बहुत अच्छा नहीं था, लोग इनसे त्रस्त आ चुके थे। मैंने बताया ना, जब लोग ये सोचने लगे थे कि हमको एक होना है तो कोई उनको रोक नहीं सकता था। तो ऑस्ट्रिया हंगरी के अंदर था जर्मन कॉन्फेडरेशन, बिल्कुल पसंद नहीं आया इनको, तो 1848 आते आते बहुत जगह रिवोल्ट होने लगे, समझ रहे हैं। अब यहां पे पहली बार बात उठी यूनाइटेड जर्मनी की, समझ रहे हैं, एक यूनाइटेड जर्मनी को की बात उठी। लेकिन देशों को यह पता था कि अगर जर्मनी यूनाइट हो गया तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, तो इसको कम करने की पूरी कोशिश की यहां पे देशों ने, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि 1848 में बात ये उठी कि जो यूनाइटेड जर्मनी होगा वो ऑस्ट्रिया के अंदर होगा, मतलब ऑस्ट्रिया को हमको लेना है कि ऑस्ट्रिया को हटाना है, समझ रहे हैं, ये सवाल उठा। लेकिन अल्टीमेटली हम देखते हैं कि
ऑस्ट्रिया 1848 तक रूल कर चुका था। 1850 में जर्मन स्टेट्स ने बोला कि हम किंगडम ऑफ प्रूसिया के अंदर रहेंगे। मतलब अभी तक मैंने क्या बताया, नीचे वाला ऑस्ट्रिया रूल कर रहा है, अब 1850 में प्रूसिया रूल करेगा। समझ रहे हैं? और प्रूसिया थोड़ा सा ज्यादा अच्छा था। दूसरी चीज दोस्तों देखिए, एक जॉल्वरिन, जॉल्वरिन मतलब फ्री ट्रेड, ये भी होने लगा था। ये मैंने शायद यहां पे लिखा था, ठीक है, हाँ, ये 1834 आते आते जो जर्मन स्टेट्स और प्रूसिया में फ्री ट्रेड होने लगा था। समझ रहे हैं? हर जगह फ्री ट्रेड होने लगा था, कोई टैक्सेस नहीं, लोग जाके बिजनेस करते थे। और जब लोग बिजनेस कर रहे हैं, मैंने बताया ना प्रूसिया बहुत ज्यादा लिबरल था, तो जब लोग बिजनेस कर रहे हैं, जब लोगों का सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो लोग तो चाहेंगे ही कि ये चीज आगे बढ़े, फले फूले, है ना? तो ये जॉल्वरिन के कारण भी क्या हुआ कि लोगों में एकता आई। ठीक है, फ्री ट्रेड के कारण भी लोगों में एकता आई। तो लोगों ने बोला कि हम फ्री ट्रेड क्यों बॉर्डर्स बटे हुए हैं, इनको एक कर दो। तो 1848 में रिवोल्ट हुए और पार्लियामेंट बनी, और फिर जर्मन स्टेट्स ने यह फैसला किया, जर्मन कॉन्फेडरेशन ने यह फैसला किया कि अब हम यूनाइटेड प्रूसिया चाहेंगे। ट्रीटी साइन हुई यहां पे प्रूसिया ऑस्ट्रिया के अंडर, प्रूसिया ऑस्ट्रिया के बीच में, और उन्होंने बोला कि अब ऑस्ट्रिया के अधीन नहीं रहेंगे, हम प्रूसिया के अधीन रहेंगे। तो अब जो जर्मन कॉन्फेडरेशन है उसको कौन रूल करेगा? प्रूसिया। समझ रहे हैं? और यहां से ही सब खेल बदल गया। ठीक है, 1861 में हो गई राजा का देहांत। ठीक है, जो राजा है ना, ये विलियम फोर्थ, इनका देहांत हो गया, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। इनका भाई गद्दी पे बैठा 1861 में। ठीक, जब इनका भाई गद्दी पे बैठा तो उन्होंने ऑटो वॉन बिस्मार्क को मिनिस्टर प्रेसिडेंट बना दिया। अब ऑटो वॉन बिस्मार्क कौन थे? ऑटो वॉन बिस्मार्क वो थे जिन्होंने जर्मनी को यूनाइट किया। एक बहुत ही ताकतवर इंसान, बचपन से ही इनको पता था क्या करना है। खेल भी खेलते थे तो मिलिट्री लीडर बनते थे उसमें, जब बचपन में खेल खेलते थे। वेल्दी फैमिली से आते थे, प्रूसिया से आते थे ये। पार्लियामेंट में आइए, सबसे पहले तो ये असेंबली में आए, और उसके बाद फ्रेडरिक विलियम ने सबसे पहले इनको फॉरेन मिनिस्टर बनाया। ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर बनाया बिस्मार्क को। और जब विलियम वन आए, किंग विलियम वन आया 1861 में, तब इनको मिनिस्टर प्रेसिडेंट यानी कि प्राइम मिनिस्टर बना दिया। अब बिस्मार्क आगे ले जाएंगे, या 1860 तक आपको क्लियर है कि जर्मनी को अब प्रूसिया रूल कर रहा है। अब आगे कौन ले जाएगा? बिस्मार्क। और बिस्मार्क का एजेंडा क्लियर था, उनको जर्मनी को यूनाइट करना है। प्रूसिया, जर्मनी, पूरा ये नॉर्थ, सबको यूनाइट करना है और जर्मनी बनाना है। समझ गए हैं? अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रूसिया। अब बिस्मार्क चाहते थे कि जर्मनी को यूनाइट करें, और बिस्मार्क को बहुत ज्यादा ताकत है। बिस्मार्क ने क्या किया, धीमे धीमे राजा को किनारे कर दिया। ठीक है, बिस्मार्क की पॉलिसी बड़ी तगड़ी थी। बिस्मार्क टू फोल्ड स्ट्रैटेजी बिस्मार्क ने अपनाई। बिस्मार्क ने बोला पहले छोटे छोटे राज्यों को लो, और उसके बाद इन्हीं छोटे राज्यों को लेकर हम बड़े राज्यों पर अटैक करेंगे, और बड़े राज्यों को लो। अब इसके लिए इन्होंने एक बहुत ही फेमस स्पीच दी थी, आपने सुना भी होगा, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, चलो भारत में ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किसने अपनाई थी, कमेंट बॉक्स में बताइए। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी बिलोंग्स टू बिस्मार्क। समझ रहे हैं? तो ब्लड एंड आयरन मतलब क्या? कुछ भी करके, साम दाम दंड भेद, खून बहेगा बहे, हथियार उठाना उठाएंगे हम, लेकिन जर्मनी को एक करके रहेंगे, चाहे जो हो जाए। अब जर्मनी को एक करना हलवा तो है नहीं। इधर ऑस्ट्रिया है आपके सामने, बगल में फ्रांस है, ठीक है, यूके भी बैलेंस ऑफ पावर चाहता है। तो कैसे आप जर्मनी को एक करेंगे? दो ही तरीके हैं, पैसा और आर्मी और एक्सटर्नल सपोर्ट। एक्सटर्नल सपोर्ट यहां पे बिस्मार्क को मिलने वाला था नहीं, तो इसीलिए इन्होंने इंटरनल सपोर्ट की बात की। इंटरनल सपोर्ट क्या मतलब? आर्मी को रीऑर्गेनाइज करो, आर्मी को रीऑर्गेनाइज करो। अब 1861 में दोस्तों चीजें बदल रही हैं। 1860 से लेकर 70 तक 10 साल तक वॉर चलेंगे, लगातार युद्ध चलेंगे। अब हम युद्धों पे आ रहे हैं, कितने सारे युद्ध लड़े गए यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के लिए। समझ रहे हैं आप? तो हुआ क्या, बिस्मार्क ने आर्मी को रीऑर्गेनाइज करना शुरू किया। ठीक है, अब आर्मी को रीऑर्गेनाइज करना इतना आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आ चुका था, ठीक है, संविधान आ चुका था, असेंबली आ चुकी थी, पार्लियामेंट थी उस समय। आर्मी को अगर आपको रीऑर्गेनाइज करना है किसी भी चीज के लिए, अगर आपको युद्ध छेड़ना है, अगर आपको उन्हें टैक्स लगाने, तो आपको पार्लियामेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी। बिस्मार्क को पता था कि पार्लियामेंट कभी इस चीज के लिए मानेगी नहीं। क्यों?
क्योंकि प्रूसिया लिबरल है। प्रूसिया ये बोल रहा था, देखिए प्रूसिया जो है, अभी मैंने आपको बताया प्रूसिया लिबरल है, तो प्रूसिया क्या बोलेगा, प्रूसिया ये बोलेगा कि आर्मी पे पैसा मत खर्च करो। जो लिबरल होता है वो युद्ध नहीं चाहता है। जो लिबरल होता है वो बोलेगा जो तुम पैसा आर्मी पे खर्च कर रहे हो वो लोगों को दो। ये ऑटो वॉन बिस्मार्क को पता था। बिस्मार्क को पता था कि पार्लियामेंट मुझे कभी इसकी इजाजत देगी ही नहीं, प्रूसिया मुझे कभी इसकी इजाजत देगा ही नहीं। तो ऑटो वॉन बिस्मार्क ने क्या किया, ऑटो वॉन बिस्मार्क ने लूपहोल्स निकाल लिए कॉन्स्टिट्यूशन में, कैसे मैं आर्मी को रिऑर्गेनाइज कर सकता हूं, और लोगों को खुश करना शुरू कर दिया। बहुत सारी वेलफेयर स्कीम चला दी, इंश्योरेंस करवाया, रिफॉर्म्स किए, लोगों के हाथ में पैसा आया, लोग खुश, तो बिस्मार्क पे कोई भी उंगली नहीं उठाएगा। देखिए कितनी चालाकी से बिस्मार्क ने, ये इम्पॉसिबल चीज थी, समझ रहे हैं, लेकिन कितनी चालाकी से बिस्मार्क ने किया, लोगों को उन्होंने खुश करना शुरू कर दिया। राजा वैसे ही खुश था क्योंकि बिस्मार्क ने बोला था जर्मनी यूनाइट हो, हर कोई खुश था। तो बिस्मार्क की बात करें दोस्तों, तो इन्होंने लूपहोल्स निकाले, ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट को यह बात नागवार गुजरी कि हमारी परमिशन के बिना आप कैसे आर्मी को रिऑर्गेनाइज। बिस्मार्क ने पार्लियामेंट का ही मुंह बंद कर दिया, सुनी ही नहीं पार्लियामेंट की। बाकी जो भी बिस्मार्क के खिलाफ बोल रहा था, जो पार्टीज बिस्मार्क के खिलाफ बोल रही थी, उन सबको उठा के बैन कर दिया। क्या लेना देना, लोग जब खुश है, बिस्मार्क ने खूब सारी वेलफेयर स्कीम चलाई और लोगों को बताया कि जर्मनी को हम यूनाइट करेंगे, और जॉल्वरिन से लोगों को तो बहुत फायदा हो ही रहा था, तो लोग तो खुद ही चाह रहे थे कि जर्मनी यूनाइट हो जाए। आप समझ रहे हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं कि बिस्मार्क ने जब आर्मी को पूरा रिऑर्गेनाइज कर लिया, बिस्मार्क के पास जब पैसे आ गए, तब हम देखते हैं बिस्मार्क ने एक्सपैंड करना शुरू किया। पहले जर्मनी को कंसोलिडेट किया, अब बिस्मार्क ने एक्सपैंड करना शुरू किया, और ये एक्सपेंशन था श्लेश्विक, वो एरिया को अपने अंदर लो जहां पे जर्मन बोली जाती है। श्लेश्विक जो था, ये श्लेश्विक वॉर, श्लेश्विक वॉर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रूसिया ने यहां पे, अभी तक याद रखिएगा, यूनिफाइड जर्मनी हुआ नहीं है, जर्मन कॉन्फेडरेशन अभी प्रूसिया के ही अंदर है, लेकिन प्रूसिया, बिस्मार्क क्या चाहते हैं, बिस्मार्क चाहता है कि जर्मनी यूनाइट हो जाए। तो प्रूसिया ने क्या किया, प्रूसिया ने बोला, ऑस्ट्रिया को बोला कि हमको श्लेश्विक पे यानी कि डेनमार्क पे, जर्मनी के आप नॉर्थ पे चलेंगे तो डेनमार्क आएगा, ठीक है, तो डेनमार्क के वो एरिया को अपने अंडर लेंगे हम जिसमें जर्मन बोली जाती है। और बिस्मार्क क्या बोलता था, बिस्मार्क ये कहते थे जिसको भी युद्ध में वो अपने साथ लेके आते थे, जैसे ऑस्ट्रिया को भी वो अपने साथ लेके आते थे, ऑस्ट्रिया को यहां पे बिस्मार्क ने बोला कि जिस दिन हम युद्ध जीतेंगे काफी बड़ा एरिया तुमको दे देंगे। ऑस्ट्रिया, अब भाई देखो टेरिटरी के नाम पे हर किसी की आंखें चमक जाती हैं। ऑस्ट्रिया बहुत ज्यादा खुश हो गया कि क्या बात है, हम ये वॉर जीतेंगे, हमको भी टेरिटरी मिलेगी, और ऐसा हुआ। श्लेश्विक वॉर शुरू हुई दोस्तों 1864 में, ठीक है, और प्रूसियन, ऑस्ट्रिया और प्रूसिया ने मिलकर यहां पे डेनमार्क को हरा दिया। अब उसके बाद दोस्तों जब हारा यहां पे, ठीक है, ये डैनिश इनकॉर्पोरेशन जब हुआ, तब जो नॉर्दर्न पार्ट था वो प्रूसिया ने गवर्न किया, ठीक है, और जो सदर्न पार्ट था जिसको होल्स्टीन बोला जाता था वो ऑस्ट्रिया को दे दिया। ट्रीटी ऑफ वियना साइन की गई। अब यहां से युद्ध शुरू हो गया। तो पहले श्लेश्विक वॉर में प्रूसिया ने एक्सपैंड किया। अब इसके बाद क्या होगा, खतरनाक चीज। अब देखिए, ये ब्लू में है प्रूसिया, अभी मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, ये वाला। अब इस मैप पे आइए, ये देखिए, ये येलो में आप देखिए कितना ज्यादा ये फैल गया है प्रूसिया, आप देख सकते हैं ना, समझ रहे हैं ना, कितना ज्यादा ये होल्स्टीन वाला एरिया और ये श्लेश्विक, ठीक है ना, ये डेनमार्क वाला है ना, ये देखिए श्लेश्विक वाला एरिया इनके पास आ गया, ठीक है, ये प्रूसिया ने, जो ग्रीन में है, ये लाइट ग्रीन में प्रूसिया ने एनेक्स कर लिया है। तो अब आप देखिए, ये डेनमार्क है ना, और डेनमार्क के ही पास श्लेश्विक था, और श्लेश्विक यहां पे जर्मन बोली जाती थी, तो वही प्रूसिया बोले थे कि इसको तो हमारे पास होना चाहिए, अटैक कर दिया डेनमार्क पे, ये एरिया जीत लिया। तो येलो में देखिए कितना ज्यादा प्रूसिया फैल गया, कहां तक फैल गया है, और नॉर्थ, ये ग्रीन वाले पार्ट भी इसके बाद प्रूसिया के पास आ गए। मतलब कुल मिला के देखें तो ये देखिए आप, ये पूरा ब्लू में जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला एरिया, ये किसके पास आ गया, प्रूसिया के पास, बड़ी ताकतवर। और ये ऑस्ट्रिया में आप देख लीजिए, ये वाला, ये ऑस्ट्रिया हंगरी किंगडम है, ठीक है, समझ गए। तो ये चीज, अब ये तो 1866। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इन्होंने डेनमार्क को हराया, श्लेश्विक को लिया। अब यहां पे बारी किसकी थी, ऑस्ट्रिया की। बिल्कुल, बिस्मार्क को पता था कि ऑस्ट्रिया का मुंह बंद कराना बहुत जरूरी है, लेकिन ऑस्ट्रिया को कैसे हराएं। देखिए, बिस्मार्क की टाइमिंग बहुत जबरदस्त थी। कैसे टाइमिंग जबरदस्त थी, आप सोच रहे होंगे
कि बिस्मार्क ने देशों पे अटैक किया, इधर डेनमार्क पे अटैक किया, अब ऑस्ट्रिया पे अटैक करने जा रहा है। ठीक है, ऑस्ट्रिया पे अटैक, अब ऑस्ट्रियन वॉर होगी। 1866 में ऑस्ट्रिया में वॉर लड़ेंगे ऑस्ट्रिया से। अब सोचिए, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया ने मिलकर श्लेस्विग वॉर को जीता था। ठीक है, लेकिन अब क्या करेंगे, अब ऑस्ट्रिया पे युद्ध कर देगा बिस्मार्क। तो बिस्मार्क ने सब कुछ, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया। तो हम ये देख रहे हैं ऑस्ट्रिया पे अटैक क्यों किया। ऑस्ट्रिया पे ये बहाना बनाया, बिस्मार्क को बहाना चाहिए था, ये श्लेस्विग एरिया जो है, ठीक है, जो ऑस्ट्रिया कंट्रोल कर रहा है, होल्स्टीन ये वाला, ये सही नहीं है, समझ रहे हैं, और ये हमारे पास ही आना चाहिए। तो अब क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया और प्रूसिया में वॉर शुरू हो गई 1866 में, 1866 में। 1866 में दोस्तों 1 जून को यह वॉर शुरू हुई, 22 जुलाई को खत्म, 7 हफ्ते के अंदर अंदर खत्म हो गई। इस वॉर में आपको एक और चीज देखनी है। अभी मैंने आपको बताया कि एक के बाद एक बिस्मार्क वॉर लड़े जा रहे हैं ताकि जर्मनी को यूनाइट किया जाए। तो क्या अगल बगल के देशों ने कुछ नहीं किया? देखिए, टाइमिंग बहुत जबरदस्त थी, टाइमिंग बहुत मायने रखती है। बिस्मार्क ने उस वक्त युद्ध किया, क्रीमियन वॉर ऑलरेडी हो चुका था, क्रीमियन वॉर ऑलरेडी हो चुका था। ठीक है, तो इधर रशिया और बाकी देशों के बीच में वॉर ऑलरेडी हो चुका था, यह भी धार्मिक एंगल पे हुआ था। तो यहां पे हालत वैसे ही रशिया की बहुत खराब थी। ठीक है, यूके भी चुप बैठा हुआ था, फ्रांस में वैसे ही बहुत ज्यादा। तो हालत दुनिया की इस समय यूरोप में बहुत ज्यादा खराब थी, एक वॉर ऑलरेडी हो चुका था, और इसी का फायदा उठाया बिस्मार्क ने। क्रीमियन वॉर हुआ, बिस्मार्क को पता था अभी कोई बोलेगा नहीं, सब शांत है, हम बड़े ताकतवर हैं, चलो हम अटैक कर देते हैं। क्रीमियन वॉर कब से कब हुई आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो 3 सवाल मैंने आपको दिए, तीनों सवाल के जवाब आपको देने, समझ रहे हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया पर अटैक किया, लेकिन ऑस्ट्रिया, ध्यान, मैंने आपको शुरू में क्या बताया था, ऑस्ट्रिया है कैथोलिक स्टेट। तो ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर को तो फ्रांस सपोर्ट करेगा, फ्रांस भी कैथोलिक स्टेट है। अब फ्रांस में राजा कौन है, नेपोलियन 3। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन आप समझिए, बहुत आसान है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है ना। यहां पे क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ बिस्मार्क एक्सपैंड कर रहे हैं। तो बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया पर अटैक किया, लेकिन ऑस्ट्रिया एक कैथोलिक एम्पायर, अभी मैंने बताया ना कि भैया कैथोलिक भाई भाई, तो फ्रांस भी कैथोलिक है, फ्रांस किसको सपोर्ट देगा, ऑस्ट्रिया को। लेकिन बिस्मार्क ने यहां पे चाल चली। बिस्मार्क ने उस समय फ्रांस को क्या बोला, नेपोलियन 3 को बोला कि आप शांत बैठो, आप ऑस्ट्रिया को हेल्प मत करो, जब हम ऑस्ट्रिया को हराएंगे तब आपको जमीन दे देंगे। जमीन का मामला है, हर कोई शांत हो जाता है। तो फ्रांस ने ऑस्ट्रिया को सपोर्ट नहीं किया, आप समझ रहे हैं। फ्रांस ने ऑस्ट्रिया समझ रहा था कि फ्रांस उसका दोस्त है, फ्रांस सपोर्ट करेगा, लेकिन फ्रांस ने ऑस्ट्रिया को सपोर्ट दिया ही नहीं। क्यों? क्योंकि बिस्मार्क ने फ्रांस से बोल दिया था, नेपोलियन 3 से, ये वो वाले नेपोलियन नहीं, दूसरे वाले हैं, नेपोलियन 3 से बोल दिया था कि आप परेशान मत हो, एक बार हम ऑस्ट्रिया को हरा दे, अच्छी खासी जमीन आपको देंगे। लेकिन दोस्तों यहां पे फ्रांस ने अपना दिमाग लगाया। फ्रांस ने क्या सोचा, नेपोलियन 3 सोच रहे थे, नेपोलियन 3 मान तो गए, लेकिन उनका यह मानना था कि देखो ऑस्ट्रिया बहुत तगड़ा है, प्रूसिया बहुत तगड़ा है, लेकिन ऑस्ट्रिया से ज्यादा ताकतवर नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि ऑस्ट्रिया और प्रूसिया दोनों लड़ेंगे, दोनों को नुकसान होगा, काफी दिनों तक वॉर चलेगी, फिर मैं मीडिएट करूंगा। यह फ्रांस का मानना था, मैं मीडिएट करूंगा और अच्छा खासा एरिया लूंगा। यह फ्रांस चाहता था, नेपोलियन 3 चाहता था। लेकिन हुआ उल्टा। जैसे ही ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के बीच में वॉर हुई, 7 हफ्तों के अंदर अंदर, ये किसी ने भी नहीं सोचा था, 7 हफ्तों के अंदर अंदर 1 जून को यह वॉर शुरू हुई, 22 जुलाई को यह वॉर खत्म हो गई। 7 हफ्तों से थोड़ी ज्यादा चली, 7 हफ्तों के अंदर अंदर ऑस्ट्रिया को हरा दिया प्रूसिया ने। ऑस्ट्रिया का खेल ही खत्म। नेपोलियन 3 ने सोचा था वॉर खूब लंबी चलेगी, हम मीडिएट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं। तो यहां ऑस्ट्रिया का भी खेल खत्म, समझ गए। अब ये देखिए 1866 के बाद क्या हुआ, ठीक है ना, ये 1866 में, ये देखिए ग्रीन में, ठीक है। अब जो एरिया, ये वाला होल्स्टीन, और ये जो एरिया ऑस्ट्रिया के पास थे, वो भी छीन लिए प्रूसिया ने, समझ रहे हैं, बहुत बड़ी चीज। अब ऑस्ट्रिया का खेल खत्म, इधर श्लेस्विग इनके पास है, बचा कौन, सिर्फ और सिर्फ फ्रांस बचा, समझ रहे हैं। फ्रांस को अटैक करना इतना आसान नहीं था। जब देखिए 2 चीजें थी, पहला तो नेपोलियन 3 सोच रहा था कि जैसे ही ये वॉर खत्म होगा प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के बीच में, बहुत लंबा वॉर चलेगा, दोनों जीतेंगे नहीं, या कोई भी जीतेगा उसकी हालत बहुत बुरी होगी, मैं मीडिएट करूंगा और मुझे जमीन मिलेगी। वो हुआ नहीं, क्योंकि प्रूसिया वॉर जीत गया। दूसरा, बिस्मार्क ने बोला था नेपोलियन 3 को, बिस्मार्क ने बोला था कि हम आपको अच्छी खासी जमीन दे देंगे, आप ऑस्ट्रिया की मदद मत करना। लेकिन जब प्रूसिया ने, बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को हराया, नेपोलियन 3 ने बोला अच्छा हमारा जमीन दो भाई बाप, तो बिस्मार्क ने बोला भाड़ में जाओ,
एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे तुमको, कोई जमीन अमीन नहीं देंगे, यही होती है ब्लड एंड आयरन। जो करना होगा करेंगे, कुछ नहीं देंगे तुमको। नेपोलियन 3 ऐसे मुंह बना के रह गए। नेपोलियन 3 का मूड खराब हो गया, बड़े कमजोर राजा थे। 1870 आ गया। अब प्रूसिया बहुत ताकतवर हो गया, बहुत ज्यादा ताकतवर। ये जर्मन कॉन्फेडरेशन को डिसॉल्व कर दिया। जैसे ही 1866 ट्रीटी ऑफ प्राग साइन हुई थी, जैसे ही 1866 में वॉर हराई, 1866 में वॉर हुआ था ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के बीच में, जैसे ही प्रूसिया वॉर जीता, जर्मन कॉन्फेडरेशन को हटा के इसने हटा दिया और ये नॉर्दर्न कॉन्फेडरेशन 1866 में, ये पूरा नॉर्दर्न कॉन्फेडरेशन, नॉर्दर्न जर्मनी, इसको नॉर्दर्न जर्मनी बना दिया। समझ गए? तो ये चीज है। उसके बाद क्या हुआ? आखिरी चीज हुई, आखिरी चीज ये हुई दोस्तों कि फ्रांस को हराना है। बस फ्रांस के पास जो एरिया है हमारे, उसको ले लो, खत्म। तो फ्रांस 1870 में फ्रांस से वॉर हो गई। अब फ्रांस पे हमला करना इतना आसान नहीं था। प्रूसिया फ्रांस पे हमला इसलिए नहीं कर सकता था, अगर वो फ्रांस पे हमला करेगा तो एग्रेसर हुआ वो। तो वो चाहता था, प्रूसिया चाहता था कि हम कुछ ऐसा कर दें कि फ्रांस हम पे हमला कर दे। तो यहां पे बिस्मार्क ने एक चाल चली। क्या चाल चली? बिस्मार्क ने चाल ये चली, सबसे पहले तो फ्रांस के एम्बेसडर की बेइज्जती कर दी। दूसरी चीज, 1868 में स्पेन में तख्ता पलट हो गया था। तो स्पेन में क्या किया? स्पेन में बिस्मार्क ने अपने दोस्त को राजा बना दिया, अपने दोस्त को बैठा दिया। अब आप देखिए दोस्तों, ठीक है, मैप में देखिए, आप समझ रहे हैं, ये है किंगडम ऑफ स्पेन, ठीक है, और ये पूरा जो आप देख रहे हैं ना, ये है जर्मनी। बीच में फंसा है फ्रांस। फ्रांस को पता था इधर भी, अब इधर बिस्मार्क का रूल है और यहां पे भी बिस्मार्क का रूल है, तो मैं बीच में फंस गया हूं। अब ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो नेपोलियन 3 को पता था हमको युद्ध करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि स्पेन में इधर बिस्मार्क है, बिस्मार्क ने अपने दोस्त को बैठा दिया है और बिस्मार्क का पूरा चलता है, और इधर साइड में तो है ही पूरा नॉर्दर्न जर्मनी, और बीच में हम फंसे हुए हैं, तो हमारी तो हालत खराब होगी। तो फ्रांस ने क्या किया? 1870 में, 1870 में अटैक कर दिया। लेकिन फिर वही बात है, जुलाई 1870 में ये वॉर शुरू हुई फ्रांस और नॉर्दर्न जर्मनी के बीच में, प्रूसिया के बीच में, और 1871 जनवरी 1871 में, फरवरी 1871 में ये वॉर खत्म हो गई। आप समझ रहे हैं? जो फ्रेंच एम्पायर था, ये भी डिसॉल्व हो गया। मतलब जो जर्मनी के वो पार्ट जो फ्रांस के पास थे, वो भी जर्मनी ने ले लिए। फ्रैंको प्रूशियन वॉर 1870 से 1871 तक चली। 6 महीने के अंदर अंदर बिस्मार्क ने फ्रांस को भी हरा दिया, ठीक है, पेरिस को जीत लिया। प्रूसियन ट्रूप्स ने पेरिस में जो फ्रांस की सेना थी उसको कैप्चर कर लिया, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों हम ये देखते हैं, ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट साइन हुई 1871 में, एंड अगेन दिस होल एरिया, अब आप देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये आ गया जर्मनी के पास। ये पूरा जो आप कलर शेडेड में देख रहे हैं ना, ये सब जर्मनी के पास आ गया। ये वाला जो लॉरेन वाला जो एरिया था ना, ये वाला, ये फ्रांस के पास था, ये भी इन्होंने छीन लिया। तो इधर ऑस्ट्रिया का भी काम खत्म, फ्रांस का भी काम खत्म, सब शांत। समझ रहे हैं? ये चीज हुई 1871 में। फिर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कंप्लीट हुआ और अपने आप को चांसलर घोषित कर दिया बिस्मार्क ने। विल्हम वन राजा रहे और जर्मन एम्पायर 1871 से लेकर 1919 तक चला। उसके बाद जर्मनी बहुत आगे बढ़ा, बिस्मार्क ने बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आए वो, ठीक है, और जर्मनी को इंटेलेक्चुअल हब बनाया। जर्मनी में बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटीज बनाई, लीप्जिग यूनिवर्सिटी, बर्लिन में बहुत सारी, ज्यादातर नोबेल प्राइज विनर तो जर्मनी से ही नहीं आते थे, आइंस्टीन भी इधर ही पढ़े थे, है ना। तो ये सब किया जर्मनी ने, आप समझ रहे हैं। और नेपोलियन 3 ने अपने फ्रेंच एम्पायर को भी डिसॉल्व कर दिया और थर्ड फ्रेंच रिपब्लिक बनाया। अब नेपोलियन 3 की हालत बहुत खराब। तो क्या किया यहां पे? सबसे पहले यहां पे ऑस्ट्रिया को हराया, नॉर्दर्न जर्मनी बना, और फिर फ्रांस को हराया, पूरे जर्मनी को यूनाइट कर दिया, एंड हेंस द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इज कंप्लीट। ये आप देख सकते हैं ना, ये पूरा का पूरा एरिया आप देख लीजिए, दिस इज जर्मनी, द होल जर्मनी, ये देख लीजिए, ठीक है। इसमें एक और, ये पूरा कलर शेडेड एरिया जर्मनी है। और आज का जर्मनी मैं आपको शुरू से दिखाया था ना, ये पूरा यूनिफिकेशन। अब आपका आज का जर्मनी तो ये कितना बड़ा है जर्मनी, ठीक है ना। ये कहानी थी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की। अब अगले पार्ट में हम देखेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली। आई होप आपको पसंद आया होगा। कुछ रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री।